हेलो एवरीवन। रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड मैनी रिक्वेस्ट्स कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी होती है फ्रॉम स्क्रैच। जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो मैनी ऑफ अस वी फेस अ वेरी कॉमन चैलेंज कि हमें यही समझ नहीं आता है कि अपना फर्स्ट आंसर कैसे लिखा जाए। तो कुछ बेसिक चीज़ें विच हेल्प मी कि आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग, और उसके बाद में कितना टाइम मुझे लगा और कैसे कैसे मैंने चीज़ों को इम्प्रूव करा, दैट आई एम गोइंग टू शेयर हेयर। I don't know whether this will work for everyone or not, but this is what helped me and worked for me. So I'm sharing it here, and be mindful कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मेंस जीएस के लिए एप्लीकेबल है, ऑप्शनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शनल के आंसर थोड़े अलग तरीके से लिखे जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मुझे नहीं पता थी इतने ज़्यादा, मतलब इतना कभी मैंने इन पे सोचा नहीं था आंसर राइटिंग जब मैंने स्टार्ट की थी। सबसे पहला है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का मेंस आप लिख रहे हैं और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, यानी कि आपकी हैंड राइटिंग को अगर कोई दूसरा बंदा पढ़ता है, क्योंकि एग्जामिनर को वो चेक करनी है, और वो सब उसको समझ नहीं आती है, तो इट डजेंट मैटर कि हाउ गुड इज़ योर कंटेंट, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। बहुत से टॉपर्स को मैंने ऐसा देखा है कि देयर कंटेंट इज़ नॉट दैट गुड, मतलब कंटेंट उनका मतलब एवरेज एवरेज कंटेंट है, बहुत बहुत बेहतरीन कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स बहुत बेहतरीन होते हैं, ऑल थैंक्स टू देयर गुड हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ पेन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस पेन से अपना जो मेंस का आंसर है वो लिख रहे हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था। जब मुझे इसका आइडिया लगा जब ऑलमोस्ट मेरा मेंस बिल्कुल पास में आ गया था। उसके पहले मैं बॉल पेन से ही लिखा जा रहा था। तो बॉल पेन का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। पेन से आपकी जो स्पीड है वो डिटर्मिन होती है, तो पेन आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अपना पेन जो आप सेलेक्ट करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, उसको हो सके तो थोड़ा-सा पहले से ही डिसाइड कर लें कि आप कौन-सा पेन इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ फेमस पेन है, जैसे V7 है, पायलट पेन होता है, जो पेंटेल के पेन्स आते हैं। इस तरीके से कुछ फेमस पेन है, वो आप देख लें आपको जो सूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन शुड वी स्टार्ट आंसर राइटिंग, कब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत से जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट कर दें। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप डे 1 से आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ आंसर कोई भी आंसर लिखने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। तो इन माय ओपिनियन आपको पहले एटलीस्ट आपने एनसीईआरटीज़ पढ़े हों, यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ होते हैं वो आपने अच्छे से एनालाइज़ कर रखे हों। और मैं एटलीस्ट इतना सजेस्ट करता हूँ कि आपको 1995 से 2026 जो सब यानी कि जो सबसे लेटेस्ट ईयर जब आप अपीयर कर रहे हैं, तब तक के पीवाईक्यूज़ आपको अच्छे से किए होने चाहिए। इससे आपका एक प्रीलिम्स का फाउंडेशन भी प्रिपेयर हो जाता है और आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाती है सभी सब्जेक्ट की। तो मुझे लगता है कि इतना करने के बाद ही आपको आंसर राइटिंग में आना चाहिए, तभी आपके पास कंटेंट होगा कि आप आंसर्स लिख पाएँ। नेक्स्ट की एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, ये रहता है कि कितना वक़्त लगता है आंसर राइटिंग सीखने में। तो मुझे एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे केस में आप ये समझ सकते हो कि आई थिंक अगस्त में, जब 2024 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो 3 अगस्त को आई थिंक सीएपीएफ का एग्ज़ाम था। उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी अच्छे से, और उसके बाद जो मेरा मेंस का एग्ज़ाम था उसको लगभग आई थिंक 52 या 54 डेज़ थे। तो 52 या 54 डेज़ में आई लर्न्ड आंसर राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच। उसके पहले मैंने कभी लाइफ़ में एक आंसर भी अच्छे से नहीं लिखा था। तो आई स्टार्टेड इट फ्रॉम स्क्रैच, और विदिन 2 मंथ्स मैंने इतना सीख लिया था कि आई क्लियर्ड मेंस इन दैट ईयर ओनली। 2024 में ही मैंने मेंस क्लियर किया था। ऑल्दो मेरा जो मार्जिन था कट ऑफ के ऊपर, दैट वाज ऑफ जस्ट 12 मार्क्स। आई थिंक 702 वाज कट ऑफ, और मे इन माय कैटेगरी, और मेरा जो मार्क्स थे जस्ट 714। तो ऐसा नहीं है कि कम टाइम में सीखा नहीं जा सकता है, बशर्ते आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यू मस्ट नॉट गिव अप। फर्स्ट फ्यू डेज़ आर रियली वेरी डिफिकल्ट, आंसर राइटिंग में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा सब्र रखना है। यू नीड टू हैव सम पेशेंस, और उसके बाद में धीरे-धीरे आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने फर्स्ट आंसर्स मतलब फर्स्ट कॉपी मैंने अपनी चेक कराई थी, दैट वाज ऑफ जीएस 1, तो उसमें आई स्कोर्ड 56 मार्क्स आउट ऑफ 250। नेक्स्ट टाइम जब मैंने जीएस 1 लिखा था तो आई स्कोर्ड 69 मार्क्स। उसके बाद में मैंने जब जीएस 1 लिखा था तो आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टिवली कि आई स्कोर्ड समवेयर अराउंड 80 और 85, मतलब इसके बीच में मैंने लिखा था। बट व्हेन आई वेंट फॉर माय एग्जाम, और उसके पहले जस्ट मैंने सिम्युलेटर दिया था, उसमें आई स्कोर्ड आई थिंक 93, और फाइनल एग्जाम में मुझे 96 मार्क्स आए थे। तो ऐसा आप धीरे-धीरे, आप बस ये कि आपको इंप्रूव करने पे ध्यान देना है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और आपको फाइनली एग्जाम आते-आते आप अच्छा लिखने लग जाएँगे। तो इनिशियल डेज़ थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जब कंटेंट नहीं होता है आपके पास अच्छे से, आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, कौन सी बाद में, और एक्चुअली डिमांड क्या है क्वेश्चन की। ठीक है? नेक्स्ट, अब आंसर राइटिंग का जो पहला स्टेप है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपको समझ में आए, कि क्वेश्चन में एक्चुअली हमें पूछा क्या जा रहा है। और क्वेश्चन की डिमांड, कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक बार ही आपने क्वेश्चंस को पढ़ा और आपको डिमांड उसकी समझ में आ गई, बट दैट इज़ यूजुअली नॉट द केस। आपको डिमांड समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए आंसर राइटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आप एटलीस्ट 40-50 पीवाईक्यूज़ हैं जो मेंस के, वो आप उठाइए, और सिर्फ उन क्वेश्चंस की डिमांड को समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है? आप वो क्वेश्चंस की डिमांड को लिख के कि इनमें क्या-क्या पूछा गया है, चाहे तो किसी अपने सीनियर वगैरह से चेक करा सकते हैं कि क्या मैंने डिमांड को सही आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट।
जैसे आजकल यूपीएससी जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो कई बार उन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट लिखी होती है, पहले एक स्टेटमेंट होगी, उसके बाद में एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है, इस कॉन्टेक्स्ट को भी हमें एड्रेस करना होता है अपने आंसर में। दिस कॉन्टेक्स्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज योर क्वेश्चन, तो यू मस्ट नॉट इग्नोर दिस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपको जरूर आपको अच्छे से समझना है और उसको एड्रेस भी करना है क्वेश्चन में, ऑल्दो आप इसको थोड़ा कम स्पेस में ही एड्रेस करें। सेकंड, डिमांड दो तरीके की होती है क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्लिसिट डिमांड और इम्प्लिसिट डिमांड। दोनों ही डिमांड्स को आपको समझने की कोशिश करनी है। और जब आप अपने कुछ क्वेश्चंस को, मतलब उन क्वेश्चंस की डिमांड लिख के अपने पीयर से, अपने सीनियर से चेक कराएंगे, अपने मेंटर से जो भी आपको सिखा रहे हैं, तो उनको ये भी आप बोलिए कि क्या मैंने एक्सप्लिसिट डिमांड और इम्प्लिसिट डिमांड दोनों सही से आइडेंटिफाई किए हैं, क्या मैंने कॉन्टेक्स्ट को सही से समझा है। तो बेसिकली ट्राई टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल टू योर फ्रॉम योर मेंटर। नेक्स्ट, इसी एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को लोग दो तरीके से समझते हैं। एक होता है कि आप बेसिकली जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको ही बहुत अच्छे से समझकर और अच्छे अच्छे फैक्ट्स के साथ, एग्जांपल, केस स्टडीज, वट एवर यू आर एडिंग टू योर आंसर, उसको आप अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं। एक दूसरी चीज़ होती है कि वैल्यू एडिशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यू आर गोइंग बियॉन्ड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि जो पूछा गया है उसके अलावा भी आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे आपका आंसर बेहतर हो जा रहा है। तो वैल्यू एडिशन, लेकिन ये काफ़ी एडवांस एक स्टेप है, तो इस पर आप थोड़ा बाद में ही आए तो बेहतर होगा। जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप थोड़ा बोरिंग और लग सकता है और आपको इनिशियली शायद इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इतना अच्छे से समझ ना आए, लेकिन आप इतना बेसिकली एक चीज़ समझिए कि इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ अ क्वेश्चन और आप उसको मेंस में अटेम्प्ट करके आ गए हैं, तो यू हैव वेस्टेड टू थिंग्स। फर्स्ट, कि आपका जो मार्क्स है वो तो मिलने वाले हैं नहीं, यूपीएससी में कुछ भी लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है। सेकंड, कि आपने टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में, ठीक है, मेंस एग्जाम में एक एक मिनट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो आपने एक तो अपना जो क्वेश्चन है उसको गलत आपने लिख के आए हो आप उसको, दूसरा आपने टाइम भी वेस्ट किया है उस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको मार्क्स उस क्वेश्चन के मिलने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अगर डिमांड ही समझ नहीं आई क्वेश्चन की तो उसको आंसर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप 3 पेज भी लिख के आए हैं तो इट इज़ वेरी हाईली प्रोबेबल कि उस 3 पेज को पूरा काट दिया जाएगा और आपको एक भी मार्क्स उसमें ना मिले, या फिर हो सकता है आधा मार्क या 1 मार्क मिल जाए बस। लेकिन अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको इतने कम मार्क्स मिल रहे हैं 3 पेज लिखने के लिए। तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जब तक आपको डिमांड कैसे कैप्चर करनी हो समझ ना आ जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सिर्फ डिमांड को समझने के लिए। चाहे उसके लिए आपको 50 पीवाईक्यूज लगें, चाहे 100 पीवाईक्यूज। और एक मेंटर आप पकड़ लीजिए, मेंटरशिप इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी देन कोचिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट, जब आपको डिमांड थोड़ा समझ में आने लगे तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये ट्राई फिगर आउट करना है कि जब आप क्वेश्चन को एड्रेस करने जाओगे तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने हेडिंग्स बनेंगे, यानी कि कौन कौन से हेडिंग्स बनेंगे और कौन कौन से सब हेडिंग्स बनेंगे। हेडिंग्स को पहले फिगर आउट करना है, फिर आप जब आपको लगने लगे कि अब आप हेडिंग समझ में आ रहे हैं, हेडिंग्स आर नथिंग बट बेसिकली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि आप समझ गए हो कि क्या क्या डिमांड है, तो कैसे कैसे हेडिंग बनेंगी, पहले कौन सा हेडिंग आएगा, बाद में कौन सी हेडिंग आएगी, एक हेडिंग के अंदर कोई सब हेडिंग भी हमें बनानी है या नहीं बनानी है, तो वो आपको सेकंड स्टेप में करना है। सेकंड स्टेप इज एक्चुअली नथिंग बट एन एक्सटेंशन और एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द स्टेप 1 ओनली। तो आपको अगर स्टेप 1 आप अच्छे से कर रहे हैं तो स्टेप 2 में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस स्टेज पे आपको कंटेंट की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि आपके पास अभी कंटेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट इसके आगे आपको कैसे बिल्ड करना है दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको डिमांड अच्छे से समझनी है, उसके बाद में आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में ब्रेक करना है और सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग ही लिखनी है। यानी कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, उसके बाद में उसकी डिमांड आइडेंटिफाई करी और डिमांड को आपने हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में ब्रेक करा और लिखा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद आपकी एक पहली हेडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर पहली हेडिंग आएगी आपकी, उसके बाद मान लो इस हेडिंग के अंदर 1 2 3 सब हेडिंग्स होंगी, भाई अगर हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार सब हेडिंग्स हो। पहली हेडिंग हो गई, उसके बाद दूसरी हेडिंग आएगी, फिर मान लो उसके बाद में कंक्लूजन आएगा। तो इससे आपका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो प्रिपेयर हो जाएगा और आपको पता होगा कि आपको आंसर को कैसे फ्रेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आएगा कि आपको जब आप आंसर एक्चुअली में लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राइट टू इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। अब राइट टू इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप चाहो तो आर्टिकल जो 14 और 15 है हमारे, उनसे स्टार्ट कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन। तो आपको बेसिकली एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करना होता है वो आपको सीखना है। अगेन, इस जितने भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको चाहे तो एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप को 1 घंटे तक समझाया जा सकता है, बट हेयर आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल। इंट्रोडक्शन का सीखना सबसे आसान है मेरे हिसाब से। अगर आप एनसीईआरटीज़ में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो उन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस अगर आप करते हैं तो वहाँ से आप एक बेहतर इंट्रोडक्शन लिखना सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ अ साइक्लोन, तो वहाँ पे आपको साइक्लोन क्या है ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं। उसके बाद में आप चाहे तो साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट, जब इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं किसी टॉपिक का तो वहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन में आपको आंसर नहीं करना है। डू नॉट स्टार्ट आंसरिंग इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को सिर्फ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पूछा, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राइट टू इक्वालिटी के ऊपर कि इंडिया में राइट टू इक्वालिटी का अभी क्या स्टेटस है, या फिर व्हाट आर द चैलेंजेस टू राइट टू इक्वालिटी। तो यू मस्ट नॉट स्टार्ट योर आंसर कि इंडिया में अभी क्या स्टेटस है या फिर राइट टू इक्वालिटी को क्या चैलेंजेस हैं, उस चीज़ को आपको
अपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ टॉपिक को की किसी एक डायमेंशन को पकड़ के उसको सिर्फ उसका चाहे डेफिनेशन आपने लिख दिया या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहीं पे मेन लिंक है तो आपने उसको डाल दिया। यानी कि आपका आंसर आपके इंट्रोडक्शन में नहीं आना चाहिए। आंसर आपका मेन जो बॉडी है आपकी, जहाँ पे आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाएंगे, वहाँ पे आपका जो आंसर है वो आना चाहिए। एक्चुअली में इंट्रोडक्शन के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, जो बॉडी है उसके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 4 कंटेंट। कंटेंट में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने अगर प्रीलिम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर किया हुआ है, साथ में आपने पीवाईक्यूज़ को लगाया है, तो फिर आप अच्छी पोजीशन में हैं टू स्टार्ट विद योर आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटीज़ हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, उनके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद में आपको यूपीएससी मेंस में जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको आपको पिक करना है, पीवाईक्यूज़ को, और उन पीवाईक्यूज़ को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पीवाईक्यूज़ को सॉल्व आप कैसे करेंगे? पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली जो यूपीएससी में पीवाई क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका या तो आप सॉल्व कंटेंट किसी भी कोचिंग का उठा सकते हैं, इट डजंट मैटर कि कौन सी भी कोचिंग है, किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का आप पीवाईक्यू सॉल्व उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहें तो कोई दूसरा कंटेंट जो प्रोवाइड करा रखा है किसी कोचिंग ने मेंस के लिए, आप वो भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट बहुत है मार्केट में। मेरे केस में मैंने किसी भी कोचिंग का कंटेंट नहीं पिक किया था। आई सिंपली यूज जनरेटिव एआई। जो क्वेश्चन होता था आई यूज टू ब्रेक दैट क्वेश्चन इनटू स्मॉलर क्वेश्चंस, जिसको मैंने ऊपर सब हेडिंग का नाम दिया है, एंड देन उस सब हेडिंग को आई यूज टू पुट इन चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, व्हिचएवर टूल आई एम यूजिंग। तो मैंने चैट जीपीटी को ज़्यादा यूज़ किया था, तो उसमें आई विल सिंपली पुट इट देयर एंड टेल चैट जीपीटी कि आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर 2 ईयर्स, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, और वो पूरा उसको कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए एक बार अपने चैट जीपीटी को, एंड उसको फिर बोलिए कि गिव मी एटलीस्ट 7 आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑलवेज गिव मी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सप्लीमेंट माई आंसर विद लेटेस्ट एग्जाम्पल्स। उसके बाद में चैट जीपीटी आपको आराम से 5-6 आर्ग्यूमेंट फेवर अगेंस्ट सब तरीके के आर्ग्यूमेंट्स, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज सब निकाल के देगा। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं दे रहा है तो टेल इट कि मुझे आप एग्जाम्पल्स भी दो, आप मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दीजिए, और मुझे गवर्नमेंट के कोई इनिशिएटिव्स हैं, वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, वो सब भी आप बोलिए अपने चैट जीपीटी को बताने को, और वो आपको बताएगा। और इतना बेहतरीन कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला जितना आज के टाइम पे आपको एआई से और चैट जीपीटी से मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली कंटेंट का प्रॉब्लम आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा कि आपको आपके पास चैट जीपीटी है, या फिर आप चाहें तो आप ट्रेडिशनल तरीके से भी प्रिपेयर करना चाहें तो सॉल्व पीवाईक्यू या फिर किसी भी कोचिंग का कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, कंटेंट भी आपके पास मान लो अवेलेबल है, कंटेंट भी आपके पास है, आपको ये भी समझ में आ गया कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिमांड भी आप पकड़ पा रहे हैं आंसर की, क्वेश्चन की कि क्या डिमांड है क्वेश्चन की। उसके बाद अगर आपको अभी भी चैलेंज आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको अभी आपका जो माइंड है वो ट्रेन नहीं है रिकॉल करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स को। उस आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको बोला जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब पता नहीं दूसरे लोग क्या बोलते हैं, बट आई कॉल इस ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि मेरे जो मेंटर्स थे यूज्ड टू कॉल इट ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको ये कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपको सिंपली इस तरीके से ये मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप पूरा आंसर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कैसे करनी है आर्ग्यूमेंट्स को रिकॉल करने की। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो साइक्लोन है, आपको साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिकॉल करने हैं, तो आप हर बार उनको पूरा पूरा लिखना नहीं बैठेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, साइक्लोन है, साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी आइडियल कंडीशंस होती हैं। तो जैसे मान लो मुझे अभी याद आ रहा है कि सबसे पहले कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो 26.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। दूसरी जो होती है वो है कि आपको एक प्री एग्जिस्टिंग आपको लो प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग आपको लो प्रेशर चाहिए। तीसरा आर्ग्यूमेंट मान लो है कि आपको जो कोरियोलिस फोर्स है वो एक सफिशिएंट कोरियोलिस फोर्स आपका प्रेजेंट होना चाहिए उस जगह पे। मान लो चौथा है कि आपका जो वर्टिकल विंड शेयर है वो वर्टिकल विंड शेयर आपका लो होना चाहिए। हाई विंड वर्टिकल विंड शेयर होगा तो जो विंड्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा मान लो जैसे कि एक लार्ज वाटर बॉडी है जो वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो 4-5-6 आर्गुमेंट मेरे को याद आ गए। मान लो आपको 5 आर्गुमेंट याद नहीं आ रहे हैं, आपको सिर्फ 3 ही आर्गुमेंट अभी याद आ रहे थे। तो अब कैसे होगा कि आपको 5 आर्गुमेंट, जब आप नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको 5 आर्गुमेंट याद आ जाए। तो आपको क्या करना है, पहले खुद से रिकॉल करना है। खुद से रिकॉल करने पे मान लो आप 3 या 4 ही आर्गुमेंट याद कर पाए, लेकिन आपको आंसर लिखने के लिए कम से कम 6-7 आर्गुमेंट तो आने चाहिए एक साइड से। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली चैट जीपीटी में टाइप करोगे व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साइक्लोन, तो वहाँ पे आपको 7 से 8 आर्गुमेंट आराम से मिल जाएंगे। और उन 7 से 8 आर्गुमेंट को आप फिर पढ़ोगे, और एक बार पढ़ने के बाद फिर से उनको रिकॉल करके देखोगे कि क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अभी पहले आप 3-4 कर पा रहे थे, हो सकता है अब इस बार आप 5 या 6 रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, और इस टॉपिक को आपको नोट कर लेना है कि पहले दिन आपने साइक्लोन को पढ़ा और उसको रिकॉल किया था, और आपने ये टॉपिक आपका सक्सेसफुली हो गया है। फिर आप जैसे मान लो पहली हेडिंग साइक्लोन थी, दूसरी हेडिंग हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस आर डन बाय साइक्लोन। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमन जो लाइफ है उसका लॉस होता है, एनिमल लाइफ का लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो खराब हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोड्स, ब्रिजेस, ये अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। ठीक है, इसके अलावा मान लो इकोनॉमिक लॉस क्या क्या होते हैं, एनवायरमेंटल लॉस क्या क्या होते हैं साइक्लोन की वजह से। ठीक है, क्या साइक्लोन की वजह से आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज में लैंड है जो वहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, सेलिनेशन हो जाता है लैंड का। तो ये अगेन ये भी आर्गुमेंट्स हैं। तो इनको भी आपको फर्स्ट टाइम में क्या करना है कि आप कितने आर्गुमेंट्स रिकॉल कर पा रहे हो, आपको ये देखना है। सेकंड स्टेप में आपको जाना है चैट जीपीटी पे, और वहाँ पे टाइप करना है अपनी एग्जैक्ट आप किस चीज़ को रिकॉल करना चाहते थे, और आपको वहाँ पे 5 से 7 आर्गुमेंट्स आपको मिलेंगे। उसको अगेन आपको फिर से पढ़ना है वहाँ पे और रिकॉल करना है उसी टाइम। उसके बाद में उस टॉपिक को नोट कर लेना है कि मैंने पहला टॉपिक पढ़ा था कि साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दूसरा टॉपिक मैंने क्या किया था विद इन द साइक्लोन कि डैमेजेस कौन कौन से होते हैं साइक्लोन की वजह से। ठीक है, और इसको नोट कर लेना है।
इस तरीके से मान लो थर्ड टॉपिक जो मैंने पढ़ा, वो मैंने पढ़ा कि जो ट्राइब्यूनल होती है कि उसकी नीड क्या होती है ट्राइब्यूनल की, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए ट्राइब्यूनल। तो मान लो मेरे को अभी अगर मुझे रिकॉल करना है कि ट्राइब्यूनल की नीड क्या होती है, तो सबसे पहले मान लो कि सबसे पहले जैसे कि पेंडेंसीज़ वगैरह होती हैं, पेंडेंसीज़ को रिड्यूस करने के लिए ट्राइब्यूनल की जरूरत होती है। दूसरा सबसे मेन रीज़न होता है जो कि एक एक्सपर्ट आपको चाहिए होता है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ नॉर्मली अलग अलग डोमेन्स में जजेस को नहीं होती हैं, तो जुडिशरी को एक्सपर्ट हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ट्राइब्यूनल की जरूरत होती है। तीसरा मान लो कि स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए। चौथा मान लो कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए, जैसे कंपटीशन जो ट्राइब्यूनल होती है और कंपनी लॉ के अंदर ट्राइब्यूनल होती है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी ये ज़रूरी है। पाँचों मान लो हो सकती है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर इसको अफोर्डेबिलिटी के लिए भी बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल बनाने के लिए। तो ये 4-5 आर्गुमेंट जैसे मुझे अभी याद आ गए। मान लो आपको नहीं याद आ रहे थे, 2 या 3 ही याद आ रहे थे, तो आपको इसको चैटजीपीटी में डालना है और फिर देखना है कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फिर से उसको उस टाइम पे पढ़ना है और रिकॉल करने की कोशिश करनी है। तो अल्टीमेटली और फिर इस टॉपिक को आपको नोट कर लेना है कि आपका पहला टॉपिक साइक्लोन था, दूसरा डैमेज, तीसरा ट्राइब्यूनल, ठीक है? इन तीनों को आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट डे आपको फिर से इन्हीं तीनों टॉपिक को, यानी कि पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक, इनको रिकॉल करना है और इनमें और टॉपिक ऐड करने हैं। मान लो पहले दिन आपने 3 किए थे, चौथे दिन आपने एक 5वां टॉपिक भी करा, एक छठा करा, एक 7वां करा। ठीक है, ये आपके 2 दिन का हो गया। आपने पहले दिन क्या था, दूसरे दिन क्या था, और दूसरे दिन में आपने पहले वालों को भी रिकॉल करा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और दूसरे दिन आपने जो 3 नए किए, तो टोटल आपके 6 हो गए। तो जब थर्ड डे पे जाओगे, थर्ड डे पे आपको क्या करना है, मान लो थर्ड डे पे आपने 3 टॉपिक और ऐड किए। ये 7वां था आपके लिए, 8वां टॉपिक, 9वां टॉपिक और 10वां टॉपिक। ये मैं 3 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। बाकी आइडियली मतलब आराम से आप एक दिन के 5-7 टॉपिक आराम से कर सकते हो, और जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है तो वहाँ पे ईजिली आप 10 से 15 टॉपिक भी एक दिन में हैंडल कर सकते हो, क्योंकि पूरे दिन आपको यही करना होता है। ठीक है, तो अभी मान लो तीसरे, ये फर्स्ट डे का था आपका, ठीक है, ये सेकंड डे का था और ये आपका थर्ड डे का है। तो 3 दिन में आपके मान लो 10 आपकी जो हेडिंग्स हैं वो रेडी हो गई हैं। अब तीसरे दिन लेकिन आप जब बैठोगे करने, तो आपको रिवीजन भी करना है। अब मान लो आप तीसरे दिन आपको स्क्रैच से तो ये 2 टॉपिक करने थे, ये तो आपने मतलब ये 3 टॉपिक करने थे, ये तो आपको करने ही हैं। साथ ही में मान लो ये 6 है, ये ज़्यादा हो गए एक दिन के लिए कि आप एक दिन में इतना नहीं कर सकते। तो आप इनको ब्रेक कर दीजिए कि मैं पहले दिन सिर्फ 4 का ही रिवीजन करूँगा। मतलब आज जब ये 3 आपने ऐड किया तो सिर्फ 4 का ही रिवीजन कराओ। अब नेक्स्ट डे आप 3 और ऐड करेंगे, यानी कि 8, 9, 10 हो गए थे, तो यहाँ पे 11, 12 और 13, अब आपके 13 तक हो गए। तो अब आपको क्या करना है कि 11, 12, 13 आपने आज के दिन नया, आप जो लेटेस्ट डे है आपका, उस दिन आपने ये 3 और ऐड करे, और जो आपने यहाँ तक 4 तक रिवाइज़ कर लिया था, अब अगले 4 को रिवाइज़ करना है। ठीक है, यानी कि आपको 5, 6, 7 और 8 तक रिवाइज़ करना है। ऐसे एक दिन आएगा जिस दिन आप जो लेटेस्ट आपका डे है वहाँ तक आप रिवीजन करते हुए पहुँच जाएंगे, और आपको फिर से आपको यहाँ तो ऐड करते ही जाना है नए-नए टॉपिक्स को। तेरे के बाद 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये ऐड करते ही जाना है, और पीछे से आपको रिवाइज़ करते रहना है। आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। ये एक सिंपल सा प्रैक्टिस है, इसको आप लॉन्ग टर्म में फॉलो करेंगे तो वेरी इजीली मतलब आप जो अबव एवरेज मार्क्स हैं मेंस में वो आप स्कोर कर सकते हैं। पहली बार में जब आप कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल रिवीजन्स में आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस करना है। ठीक है, ज़्यादा एग्जांपल्स के पीछे, केस स्टडीज़ के पीछे या फिर डायग्राम, चार्ट्स, इनके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है आपको। पहले आपको आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से आने चाहिए। जब आप आर्ग्यूमेंट्स को रिकॉल करना सीख जाओगे तो उसके बाद में आप नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट्स के साथ में कोशिश करो कि एक एक एग्जाम्पल भी याद करते जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बताया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कंपटीशन जो कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो कॉम्पेट जो ट्राइब्यूनल है उसका नाम लिख दिया, या फिर यहाँ पे एनक्लेट जो कि कंपनीज लॉ के अंदर ट्राइब्यूनल है उसका नाम लिख दिया, या फिर मान लो स्पीडी जस्टिस के लिए आपने एनजीटी का जो 6 मंथ का मैंडेट होता है कि 6 महीने के अंदर आपको जो स्पीडी डिस्पोजल है वो करना होता है किसी भी एप्लीकेशन का, तो उसका एग्जांपल दे दिया। एक्सपर्टीज़ दिखाने के लिए मान लो आपने, जैसे अभी तो शायद है नहीं, पहले से पेटेंट की ट्राइब्यूनल इंडिया में होती थी, या फिर जैसे भी जीएसटी का एक लेटेस्ट ट्राइब्यूनल बनाया गया जीएसटी एक्ट के अंदर, तो उसका आप नाम दे सकते हैं। उनके पास जीएसटी से मैटर से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज़ है वो होती है। पेंडेंसी में आप एग्जाम्पल देते हो कि इंडिया में अभी के टाइम पे 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तो ये जो एग्जाम्पल वाली चीज़ है ना, ये आपको तब करनी है जब आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए आर्गुमेंट्स को रिकॉल करने में। आर्गुमेंट्स आप रिकॉल करने लग गए हो, उसके बाद में आपको इस चीज़ पे आना है कि उनको हम कैसे एग्जाम्पल से सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एक 20 मतलब 20 जो क्वेश्चन होते हैं टोटल 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है, उसमें आप सिर्फ 20 क्वेश्चन करके मतलब 20 के पूरे क्वेश्चन करके आते हो और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हो, आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा, तो आपको आराम से 80 से 90 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको आर्ग्यूमेंट से भी सप्लीमेंट कर पे आते हो, आर्ग्यूमेंट्स को एग्जाम्पल से सप्लीमेंट करके आते हो, तो फिर आप 100 के आसपास पहुंच जाते हो। उसके आगे आप कितना इनोवेट कर सकते हो वो इसी चीज़ मतलब वो आपके जो जितने नंबर यहाँ से आगे बढ़ने हैं वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, आप कितना बेहतर उसमें और वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो फिर आप 100 से 110, 120 इसकी तरफ जा सकते हो। तो ये बेसिक ऑफ हैंड राइटिंग था विच हेल्प मी अ लॉट, और अभी भी मैं मतलब मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इसको यूज़ किया था, सेकंड में अगेन आई फॉलोड दिस, और मेरे लगभग मैंने 40 प्लस मार्क्स मतलब 40 प्लस मार्क्स मेरे बढ़े सेकंड अटैम्प्ट में इसकी वजह से। सेकंड ये अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, रिपीटिंग दिस अगेन, कि आपको याद रखना है कि ये मेंस के आंसर्स के लिए एप्लीकेबल है, जीएस के लिए एप्लीकेबल ऑप्शनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, क्योंकि ऑप्शनल में तो मेरे खुद के मार्क्स अच्छे नहीं है, तो ऑप्शनल के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल। जीएस के लिए है, 2 बार मैंने अप्लाई किया है, दोनों बार इट हैज़ वर्क जस्ट फाइन फॉर मी। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। आपको इस पर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट एंड कमेंट कर सकते हो आप, साथ में आप डीएम भी कर सकते हो इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट। थैंक यू सो मच।